हाय गाइस। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट की बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत सारे बुक्स शायद आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ देखी होंगी। लेकिन जितना भी आप देख लो, पढ़ लो, समझ लो, आपका फिर भी रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और आपके लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है। ये क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट में आपको बताया जाता है वैसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, वैसी चीज़ें करने के लिए जो आपको सीखने और प्रैक्टिस करने में शायद महीनों या सालों लग सकते हैं। और आपको जो स्ट्रैटेजी बताई जाती है वो आपको पता है अच्छी तरीके से कि आप कितना भी उसको अप्लाई करने की कोशिश करें वो नहीं हो पाती है, राइट। तो आज हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को एक्सक्यूज मी रिस्क मैनेजमेंट के रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रिस्क मैनेजमेंट में बात करने के लिए इस मैजिक क्वाड्रेंट पे। ये शायद आप लोगों को पता होगा अगर आपने ट्रेडिंग का थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो, अगर नहीं है तो जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। ट्रेडिंग में 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। पहला बिग प्रॉफिट, सेकंड बिग लॉस, थर्ड स्मॉल प्रॉफिट, फोर्थ स्मॉल लॉस, राइट। अब हर ट्रेडर्स ने आपको यही बताया होगा कि आपको बिग लॉस को कट करना है, यानी इसको आपको कट करना है, ओके। और जितने भी बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉसेस हैं इन पे काम करना है। क्यों? क्योंकि स्मॉल प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉसेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। आपके 5 ट्रेड्स हुए 1000-2000 रुपए के प्रॉफिट्स के, 5 ट्रेड हुए 1000-2000 के लॉसेस के, तो आपके ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन आपके जो बिग प्रॉफिट्स हैं, जैसे आपके 5000, 10,000, 15,000 के जो भी प्रॉफिट्स हैं, उस प्रॉफिट्स को आपको मैक्सिमाइज करना है और बिग लॉसेस को नहीं होने देना है। तो आप बिग लॉसेस को नहीं होने दोगे तो आप अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ये एक सिंपल सा रूल है जो हर ट्रेडर आपको बताता है। जो बात लोग नहीं बताते हैं या जो फोकस नहीं करते हैं, अगेन हम ह्यूमन साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से और रियलिटी की पर्सपेक्टिव से समझना चाहेंगे। अगर आप ये बिग लॉसेस आप इनको पूरी तरह से कट डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहली बात है कि जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी हैं उनके भी ओकेजनली बिग लॉसेस होते हैं, ठीक है। सो एज पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, एज ए बिगनर आपके बिग लॉसेस ना हों ये बहुत अनलाइकली है। सेकेंड चीज़, आप इन बिग लॉसेस को पूरी तरह से कट डाउन नहीं कर पा रहे हो। आप अगर कुछ कितनी भी स्ट्रैटेजी लगा लोगे ये कन्वर्ट होगा आपके स्मॉल लॉस में। सो आपका स्मॉल प्रॉफिट कम रहा बट नंबर ऑफ स्मॉल लॉसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने 5 स्मॉल प्रॉफिट करा और 5 स्मॉल लॉस था। लेट से आपके 5 बिग प्रॉफिट थे और 5 बिग लॉसेस थे। आपने इसको कट डाउन करा तो ये भी स्मॉल लॉसेस में कन्वर्ट हुए। तो स्मॉल प्रॉफिट 5 हैं, स्मॉल लॉसेस 10 हैं। तो 10 स्मॉल लॉसेस 5 स्मॉल प्रॉफिट को कट डाउन नहीं करते, कैंसिल आउट नहीं करते। इनमें से कुछ लॉसेस जो हैं वो आपके बिग प्रॉफिट के अगेंस्ट में भी एडजस्ट होते हैं। सेकेंड पॉइंट, आपने इतने सारे जो ट्रेड्स करे हैं, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस, इन सब के अगेंस्ट में आपके ब्रोकरेज जाते हैं, आपके चार्जेस जाते हैं। और मैं बात करूंगा इसके बारे में आगे की वीडियोस में। जितनी भी कैलकुलेशन लोग आपको दिखाते हैं ट्रेडर्स, वो विदाउट ब्रोकरेज, विदाउट चार्जेस को कंसिडर करते हुए दिखाते हैं। और आप अपने अकाउंट को कभी एनालाइज करके देखना, अगर आपने आज तक
10 लाख 15 लाख से ट्रेडिंग करी होगी ओवरऑल मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में, आई एम श्योर कि अगर आप 10-15 लाख रुपए कैपिटल लेके आपने अपनी ट्रेडिंग करी होगी, आपका बेयर मिनिमम तो 50-60,000, ये मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह में गए होंगे। अगर आप अगेन लोग ये कहते हैं कि आपको 1% 2% प्रॉफिट पे काम करना चाहिए, बट आपके जो ब्रोकरेज और चार्जेस हैं वो 1% 2% से बहुत ज़्यादा होते हैं इन द लॉन्ग रन, राइट, स्पेशली फॉर बिगनर्स। और हम इसको अकाउंट ही नहीं करते हैं। तो अगर हम इसको अकाउंट नहीं करते हैं तो इस वजह से वो ब्रोकरेज हमारा बहुत सारा पैसा खा जाता है, तो हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन ये जो रिस्क क्वाड्रेंट है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझो, जो बेसिक रूल बताया गया है वो बिल्कुल सही है कि आपको बिग लॉसेस को कट डाउन करने हैं, बट आपको ये चीज़ समझना है कि वो बिग लॉसेस स्मॉल लॉसेस में कन्वर्ट हुए हैं, वो कट डाउन नहीं हुए हैं। और स्मॉल लॉसेस और स्मॉल प्रॉफिट एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिग लॉसेस जो स्मॉल लॉसेस में कन्वर्ट हुए थे वो बिग प्रॉफिट के कुछ पोर्शन को फिर भी खाने वाले हैं, और बाकी का जो कुछ पोर्शन है उसको कौन खाने वाला है? आपके ब्रोकरेज के चार्जेस। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ भी समझनी है और इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना है। अब हम आते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, चैनलाइज योर एनर्जी। ये जो मैंने रूल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसमें से अगर अगेन किसी ने भी 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा ट्रेडिंग करते हुए, वीडियोस देखते हुए, सीखते हुए टाइम स्पेंड किया है तो आपको पता है कि ये सारे रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए हम बात भी करेंगे कि ये रूल्स क्या होते हैं, बट हम फोकस इस चीज़ पे करेंगे कि साइकोलॉजिकली आपको पता है कि ये रूल क्या होते हैं, लेकिन फिर भी आप इन रूल्स को सक्सेसफुली अप्लाई नहीं कर पाते हो। आपको पता है कि आप 6 महीने से हो ट्रेडिंग में, आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो। जो लोग 2 साल से हैं इस ट्रेडिंग लाइन में, उनको भी पता है कि वो भी नहीं कर पा रहे हैं। जो 5 साल से हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर अब तक नहीं बने हो तो। और आपको कोई ये नहीं बता रहा है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपको लोग बस ये बता रहे हैं कि मत करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई ये बताए कि आप अपने हंगर को कंट्रोल करो, भूख लगे तो कंट्रोल करो, देर इज़ ए लिमिट टू इट हाउ मच यू कैन कंट्रोल, राइट। आप 1 टाइम का खाना स्किप कर सकते हो, आप 2 टाइम का स्किप कर सकते हो, आप 3 टाइम का स्किप नहीं कर सकते, 4 टाइम खाना स्किप नहीं कर सकते। यू विल फील दी हंगर, राइट। उसी तरह से ट्रेडिंग में बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। आपको हर कोई बताता है कि उन इमोशंस को कंट्रोल करो, और आपको भी ये पता है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता। हम लोग आज बात करेंगे कि हम उनको कंट्रोल करने के बजाय चैनलाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले, कट बिग लॉसेस टू बिकम प्रॉफिटेबल। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है? ये रूल है, रियलिटी ये है कि हर प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ना कभी, ओकेजनली, आज भी बिग लॉसेस करता होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है, हम कैसे अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें, रीवायर करें कि हम बिग लॉसेस को कट कर सकें। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम बिग लॉसेस क्यों लेते हैं। हम बिग लॉसेस इसलिए लेते हैं क्योंकि हम एक होप में होते हैं बिग प्रॉफिट को कैप्चर करने के। तो जहाँ कहीं पे भी हमने बिग प्रॉफिट को कैप्चर करने की कोशिश की है, हम बिग लॉस में गए हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ। आप कभी भी, अगर आप थोड़ा भी रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हो और आपको ट्रेडिंग की बेसिक चीज़ें पता हैं, तो आपको ये पता होगा कि बेयर मिनिमम 1:1 से नीचे का कोई भी ट्रेड तो आपको कभी ही पंच नहीं करना है। तो इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो 10,000 रुपीज़ का लॉस आप होल्ड नहीं करोगे 500 रुपये बनाने के लिए। आप 10,000 रुपीज़ का लॉस होने के बाद भी अगर लॉस को कट नहीं कर रहे हो एज पर योर स्टॉप लॉस, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी माइंडसेट ये है कि ये प्रॉफिट मेरा 10,000 बन सकता है, या 20,000 बन सकता है, या 30,000 बन सकता है, तभी आप उस लॉस को अभी भी पकड़े हुए हो।
अगर आपको पता होता कि ये 10,000 का लॉस हो रहा है और मैं इसको होल्ड करूँगा, बेस्ट के सिनारियो में मुझे प्रॉफिट मिलेगा 1,000 रुपये, आप नहीं पकड़ते उस लॉस को, उतना होल्ड नहीं करते। तो लॉस होल्ड करने का रीज़न ये होता है कि हमारे पास दो चीज़ें, या तो एक होप होती है कि एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट आ जाए या फिर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से मार्केट घूम जाए, ठीक है, और मेरे फेवर में चला जाए, जिसको होप ट्रेडिंग भी कहते हैं। हम इस पे क्या बात करने वाले हैं, आपको अपना माइंडसेट को फ्लिप करना है। फ्लिप कैसे करना है आपको ये ट्रेडिंग की दुनिया में ये हर ट्रेडर समझाता है, बताता है और दिखाता है कि देयर इज ऑलवेज ए पोटेंशियल फॉर बिग प्रॉफिट, राइट। You start flipping that mindset. You treat loss as the default outcome of every trade. आप जितनी भी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, जो भी अप्रोच कर रहे हैं, वो आप इसलिए कर रहे हैं कि आप इस डिफॉल्ट आउटकम यानी लॉस को, ठीक है, इस लॉस को आप मिनिमाइज कर सकें। तो आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं आज तक कि आपका ट्रेडिंग में डिफ़ॉल्ट आउटकम हमेशा लॉस होता है, और मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ। लोग कहते हैं कि इट्स ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है बिल्कुल सही बात है। आप कल से एक काम करो, सुबह 10 बजे आप आओ, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रैंडमली पकड़ो और उसमें ट्रेड पंच करो। रोज़ 10 बजे आके ट्रेड पंच करो 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ, बिना कुछ देखे हुए, बिना एनालाइज किए हुए। Over the period of 1 year, you will remain in huge loss, right? कई बार आपने देखा होगा कि आप स्ट्रैटेजी भी लगाते हो, मार्केट फॉल कर रहा है कर रहा है कर रहा है, और लेकिन जहाँ पे आप एंटर करते हो वहीं से मार्केट घूम जाता है और आप लॉस में चले जाते हो। सेम चीज़, मार्केट राइज कर रहा है कर रहा है कर रहा है, आपको पता है कि फोमो में नहीं घुसना है, आपने फोमो में आधे घंटे वेट किया होता है, मार्केट फिर भी अपसाइड की रैली दे रहा होता है, बट द मोमेंट यू एंटर इनटू द मार्केट, वहाँ पे आपको वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्केट वहीं से घूम जाता है। आप इन डॉट्स को अगर कनेक्ट करोगे, राइट, कि आपने बहुत बार स्ट्रैटेजीज भी लगाई हैं, बहुत बार एंट्री बनाई हैं, और फिर भी आप लॉस लेते हो, और अगर आप रैंडम ट्रेड्स लेते हो तो आप लॉस लेते हो। अगर आप डेली 10 बजे आके एज एन एग्जांपल ट्रेड करने की कोशिश करो फॉर 1 ईयर, तो आप हमेशा लॉस में ही आओगे। तो आप इस चीज़ को समझो कि जो डिफ़ॉल्ट आउटकम है किसी भी ट्रेड का, वो लॉस है, वो प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट करने के लिए आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी, इमोशनल एंगल, कंट्रोल एट्सेट्रा करने पड़ते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और इस माइंडसेट से अप्रोच करो, तो आपका जो लॉस मैनेजमेंट है उसकी साइकोलॉजी ही चेंज हो जाएगी। तो हमेशा आप ट्रीट करो लॉस को एज ए डिफ़ॉल्ट आउटकम ऑफ एवरी सिंगल ट्रेड। आपने जब भी ट्रेड पंच किया है, द डिफ़ॉल्ट एंड मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ दैट ट्रेड इज अ लॉस, ओके। तो आपको क्या करना है, हर ट्रेड को पंच करना है ये प्लान करते हुए कि मैं इसमें लॉस लेने वाला हूं और मेरी कितनी लॉस की कैपेसिटी है। आपको इस चीज़ की प्लानिंग करनी है। दो, आपको होप भी रखना है कि आप प्रॉफिट लेके आओगे, और होप सिर्फ रैंडम होप नहीं है, दैट इज़ कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो भी रूल है, आपने उसको फॉलो किया है, सो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, देयर इज़ ए चांस 70, 50, 80% की ये ट्रेड आपको प्रॉफिट देके जा सकता है। दैट इज़ द होप यू हैव टू टेक, ए रियलिस्टिक होप, but the default outcome that you should always accept for every single trade is a loss. तो जब आप इसको इस तरह से अप्रोच करोगे, तो आपको दिख रहा होगा कि कोई स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसमें 1:10 का रिस्क रिवार्ड बनता है, और अगर आपने उसमें 1 लाख का ट्रेड डाला तो आपको, जस्ट आप मान लो 10 लाख का आपने ट्रेड डाला तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, राइट। चूंकि आप ऐसे ट्रेड में अपना कैपिटल ब्लो आउट इसलिए कर देते हो क्योंकि आप रिवार्ड साइड पे फोकस करते हो, आप प्रॉफिट पे फोकस करते हो। अगर आप इसी ट्रेड को इस माइंडसेट से पंच करो कि दिस ट्रेड इज गोइंग टू फेल, द डिफॉल्ट आउटकम ऑफ दिस ट्रेड विल बी ए फेलियर, तो आपको पता होगा कि मैं इसमें रिस्क ले रहा हूँ 10 लाख रुपीज़ का, तो क्या मेरी कैपेसिटी है 10 लाख रुपीज़ की लेंस लेने की। आप प्लान करो लॉस लेने का।
आप प्लान करो कि अगर ये ट्रेड फेल होता है और मुझे 10 लाख रुपए लॉस होता है तो क्या मैं इसको सस्टेन कर सकता हूं। अगर आप नहीं कर सकते, इट विल बिकम ए हेवी डेंट फॉर यू, आप उस ट्रेड में पंच इन नहीं करेंगे। और अगर आप करेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ उस रिस्क को रिड्यूस करेंगे एज ए डिफॉल्ट आउटकम, ये मानते हुए कि ये ट्रेड फेल होना ही होना है, तो मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए। आपको लगता है कि आप 5,000 का रिस्क ले सकते हैं, आप सिर्फ 5,000 का रिस्क लें। डू नॉट फोकस ऑन प्रॉफिट, अंडरस्टैंड द डिफॉल्ट आउटकम इज ऑलवेज ए लॉस। Now second, even if you don't take many big losses, you are not profitable, because brokerage जो है आपका eat up करता है कैपिटल का। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जो ब्रोकरेज और चार्जेस और ये फीस होते हैं ना, ये आपको हर कैलकुलेशन में लेके आनी है, ठीक है। और देर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन यूज जिससे आप ब्रोकरेज को कम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आपके कुछ आपकी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स होंगे जो आपको कुछ ऑफर्स देते हैं कि अगर आप विद इन 15 मिनट्स में स्कैल्पिंग ऑफर, अगर आप विद इन 15 मिनट्स में एग्जिट करते हो तो सेल साइड का यानी स्क्वायर ऑफ करने का जो चार्जेस हैं ब्रोकरेज, वो आपके वेव ऑफ हो जाते हैं। सो अगेन आपको देखना है कि अगर आपका रिस्क और रिवार्ड ऐसा बन रहा है कि लेट से आप ये अपने टेक प्रॉफिट के $5 दूर हो या ₹500 पे दूर हो, लेकिन आपका जो ट्रेड पंच हुआ है उसमें देर इज ए पॉसिबिलिटी हाँ, तो आपका जो ट्रेड पंच हुआ है उसमें लेट से ₹300 के चार्जेस लग रहे हैं और आप ₹500 का टारगेट से दूर हो। आपको पता है कि अगर मैं स्क्वायर एफ कर दूंगा 15 मिनट से पहले तो मेरा ₹300 तो ऑलरेडी बच रहा है, तो आप स्क्वायर एफ करो, डोंट वेट फॉर ₹500। सेकेंड थिंग, हर कैलकुलेशन में आप ये सोचो कि ब्रोकरेज भी है, क्योंकि आपने जो चीज़ यहाँ पे मिस करी है ना, वो ये मिस करी है कि आपका बिग प्रॉफिट हो, बिग लॉस हो, स्मॉल प्रॉफिट हो और स्मॉल लॉस हो, कुछ भी हो, ब्रोकरेज हर बार लगता है, चार्जेस हर बार जाते हैं और वो चार्जेस आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव डेंट देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सबसे सिंपल तरीका क्या है इन चार्जेस से बचने का? कम नंबर ऑफ ट्रेड्स करो आप। हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे। नाउ आपको बताया गया होगा कि डू नॉट ओवर ट्रेड। कई बार ऐसा होता है कि आपने 3 ट्रेड लिए, प्रॉफिटेबल था, फिर आपने ओवर ट्रेडिंग करी, 5-6 ट्रेड किया, सारा ब्लो आउट हो गया, राइट। कई बार ऐसा होता है कि आपने 2-3 ट्रेड किए, आप लॉसेज में चलते चले गए हैं, फिर भी आप ट्रेड करते चले जा रहे हैं और वो ओवरऑल पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो रहा है। नाउ इसका आपको लोग बता देंगे एक रूल की डू नॉट ओवर ट्रेड, राइट। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि नो वन हैज़ लर्नड ट्रेडिंग बाय पंचिंग 1 ट्रेड पर मंथ। अगर आप डेली एक ट्रेड करो या मंथली एक ट्रेड करो एज ए बिगनर, आप 5 साल 10 साल में भी ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। देयर आर एक्सेप्शंस, कुछ लोग हैं टॉप 1% शायद जो हु हैव दैट एक्यूमेन, हु हैव दैट पावर, जो उन लोगों के पास, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड उनके कैपेबिलिटीज़ होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, आपको पता है कि अगर आप एक ट्रेड करोगे पर डे का या मंथ का या वीक का, आपको सीखते सीखते 10 साल लग जाएंगे। तो आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ओवर ट्रेडिंग इज पार्ट ऑफ द जर्नी। इसको लोग हमेशा ये बताते हैं कि मत करो मत करो। तो एज एन एग्जाम्पल, अगर आप बोलोगे कि जब तक आप गिरोगे नहीं आप बाइकिंग नहीं सीख सकते, जब तक आपको चोट नहीं आएगी आप बॉक्सिंग नहीं सीख सकते, तो उसी तरह से जब तक आप इन सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग का जो निगेटिव रिजल्ट्स है उसको जब तक झेलोगे नहीं, तब तक आप ट्रेडिंग सीख नहीं पाओगे। तो ओवर ट्रेडिंग होगा, हमें क्या करना है, हमें इसको चैनलाइज करना है। अभी हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल स्टेप्स पे, बट और देख लेते हैं। डू नॉट होप ट्रेड, लेकिन ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, स्पेशली फॉर बिगनर्स, राइट। पूरे दुनिया में जितने बिगनर्स हैं वो होप ट्रेडिंग हम उनको सिखाते हैं कि आप ना करें, बट वो फिर भी करते हैं। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हर ट्रेडर करता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कम करते हैं, मिनिमाइज्ड होता है, जो बिगिनर्स होते हैं वो ज़्यादा करते हैं, बस इतने का डिफरेंस है। हमें इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, हमें चैनलाइज करना है। डू नॉट रिवेंज ट्रेंड, अगेन इट्स ए ह्यूमन साइकोलॉजी। आपको कोई
हर किसी को पता है कि कोई आपके साथ आके गाली देता है या आपको असॉल्ट करने की कोशिश करता है, डू नॉट रिएक्ट वायलेंटली, ठीक है। लेकिन कितने लोग हैं जो उस सिचुएशन में हीट ऑफ द मोमेंट में अपने को कंट्रोल कर पाते हैं? शायद 5%, 10% या उससे भी कम। मैक्सिमम लोग उस हीट ऑफ द मोमेंट में रिएक्ट करते हैं एग्रेसिवली, और यही रियलिटी है आपकी भी, मेरी भी, हर किसी की। तो हमें समझना पड़ेगा कि लोग कहते तो हैं कि डू नॉट रिवेंज ट्रेड, बट आप फिर भी कर रहे हो। और हम बात करेंगे कि चैनलाइज कैसे करना है। नाउ ये सब जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, राइट, इंक्लूडिंग फोमो ट्रेडिंग में जब शार्प राइज हो रहा है मार्केट में, आप 5 मिनट तक वेट करते हो कि नहीं फोमो में मुझे नहीं घुसना है, फिर भी मार्केट राइज कर रहा होता है, और जैसे ही आप एंटर करते हो वहाँ से वो टर्न कर जाता है। सेम चीज़ जब मार्केट फॉल कर रहा होता है, आप 15 मिनट तक भी अगर देखते रहोगे ना चार्ट को, तो आप कई बार देखोगे कि अभी भी फॉल कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप एंटर करते हो वहाँ से वो घूमता है और आपको निगेटिव लेके आता है। तो आप समझो कि ये फोमो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी ये ऑब्जर्वेशंस हैं, और हमें ये लगता है कि अगर मैंने 15 मिनट पहले जब ये सोचा था कि मुझे फोमो में नहीं घुसना है, अगर मैं उस टाइम घुस गया होता तो मैं इतने क्वांटिटी से पंच इन करता, मुझे इतने लाख रुपए मिलता है। तो ये फोमो हमेशा होगा, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कोशिश मत करो, चैनलाइज करो। कैसे बात करते हैं? सबसे पहले ह्यूमन इमोशंस को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको इसको कंट्रोल करना ही नहीं है, आपको इसको चैनलाइज करना है। कैसे करना है? सी, जब हम एक शार्प फॉल और एक शार्प राइज में कुछ प्रॉफिट कैप्चर करते हैं ना, इट गिव्स अस डोपामिन, और अगर हम नहीं करते हैं तो हमें रिग्रेट होता है, हमें फोमो होता है। आपको क्या करना है? टू डील विथ ऑल ऑफ दीज इमोशनल एस्पेक्ट्स, ऑलवेज फोकस ऑन, ऑलवेज क्रिएट 2 अकाउंट्स। आप या तो एक प्राइमरी सेकेंडरी अकाउंट रखो, या कुछ ब्रोकर्स आपको सब अकाउंट भी बनाने का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। सो सब अकाउंट आपके मेन अकाउंट के अंदर में विदाउट फ्रेश KYC किए हुए, विदाउट एक नया अकाउंट खोले हुए, आप उसी में एक सब अकाउंट बना के उसको सेपरेट अकाउंट के जैसा ऑपरेट कर सकते हो। आपको हमेशा 2 अकाउंट्स रखने हैं, ठीक है। जितनी भी ट्रेड आप पंच करने वाले हो, आपको एक रूल बनाना है कि ट्रेड पंच करने से पहले आपको उसको स्टार रेटिंग देनी है। क्या ये मेरा स्ट्रैटेजी और जो भी आज तक मैंने सीखा है उसके अकॉर्डिंग, क्या ये 1 स्टार ट्रेड है, 2 स्टार ट्रेड है, 3 स्टार है या 5 स्टार? जो भी ट्रेड 5 स्टार कैटेगरी में नहीं आते हैं वो आप मेन अकाउंट में कभी पंच मत करो, प्राइमरी अकाउंट में कभी भी मत पंच करो। जितने भी ट्रेड मेन अकाउंट, जितने भी ट्रेड 4 स्टार, 1 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार ऐसे ट्रेड्स हैं, वो सारे के सारे सेकेंडरी अकाउंट और सब अकाउंट में जाओ। लेट से आपके पास कैपिटल है 10,000 रुपये का, सबसे पहले आपको 2-3 ट्रेड ऐसे लेने हैं जो सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार ट्रेड्स हैं। तब तक लेने हैं जब तक आप कुछ प्रॉफिट जनरेट नहीं करते, और जो प्रॉफिट जनरेट करते हो, मान लेते हैं आपने 10,000 से 5,000 प्रॉफिट करा, ठीक है, उस 5,000 का 20 से 50%, लेट से आपने 2,500 रुपये उठा के अपने सब अकाउंट में या सेकेंडरी अकाउंट में डालें। अब इस सेकेंडरी अकाउंट को हमेशा जितनी भी इमोशनल ट्रेडिंग है, होप ट्रेडिंग है, रिवेंज ट्रेडिंग है, वो आप इस सेकेंडरी अकाउंट में कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे, आपका ये इमोशंस निकल नहीं पाएगा। कई बार लोगों को आपने शायद देखा होगा या सुना होगा, या आप इस बात को समझते होंगे कि आपके अंदर अगर एक्सट्रीम एंगर है या एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन है और वो आपके बाहर ना निकले, राइट, आप उसको ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो वो आपको अंदर से बहुत डैमेज करता है। वो आपको ब्रेकडाउन दे सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन दे सकता है, डिप्रेशन में लेके जा सकता है, बहुत सारे उसके निगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं कि आपके अंदर अगर इस तरह के एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस है तो उनको चैनलाइज करके बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आप समझो ट्रेडिंग में भी, ओवर ट्रेडिंग, होप ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब एक्सट्रीम इमोशंस हैं, और आप इसको कंट्रोल करोगे या स्टॉप करोगे अपने अंदर एज ए बिगनर, तो आप बहुत इसका निगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा। मत करो, चैनलाइज करो, उनको बाहर निकालो। एक अकाउंट रखो जिसमें आप बहुत नॉमिनल पैसा डालते हो, और वही पैसा डालते हो जो आप मान के बैठे हो कि इसको मुझे ज़ीरो करना है। अब अगर आपकी कैपेसिटी है
5,000 की आप 5,000 डालो, आपकी कैपेसिटी है 500 की आप 500 डालो, आपकी कैपेसिटी है 100 रुपये की आप 100 रुपये डालो, ठीक है। लोग कहते हैं 100 रुपये से क्या पैसा बनेगा, 500 से क्या पैसा बनेगा, 5,000 से क्या पैसा बनेगा। अरे भाई, आप पैसा बनाने क्यों आए हो एज ए बिगनर? एज ए बिगनर आपका फोकस होना चाहिए सीखने पे, पैसा बनाने पे नहीं। अगर कोई लोग 15 साल 20 साल का करियर हो कि उनकी स्टडी करने की, मेहनत करने की, कॉम्पिटिशन्स निकालने की एक उनकी जर्नी होती है, फिर वो किसी कॉलेज में 4 इयर्स 5 इयर्स पढ़ते हैं, फिर वहाँ से निकल के वो जॉब में 15 जगह अप्लाई करते हैं, किसी जॉब में जाते हैं, कई स्लीपलेस नाइट्स गुजारते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, तब एक पोजीशन पे पहुँचते हैं। और आज भी वो पूरे मंथ में मेहनत करते हैं, 8 आवर्स 9 आवर्स 10 आवर्स, धूप हो, बारिश हो, पानी हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो, सब कुछ इग्नोर करते हुए, सैक्रिफाइसेस करते हुए, तब उनको जाके सैलरी मिलती है। आपको लगता है कि मैं आऊँ मार्केट में, मुझे 4 स्ट्रैटेजी बताई किसी ने और मैं कल से प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, ये एक स्कैम है। अगर आपको कोई ऐसा समझाता है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको यहाँ पहले टाइम देना है, सीखना है, अलग अलग न्यूएंसेस को समझने हैं, तभी मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट प्रैक्टिसिंग, नो वन कैन बिकम ए ट्रेडर। और हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि आप स्ट्रैटेजी खेल के कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे और क्यों। तो आपको एक जो सेकेंडरी अकाउंट है उसको आप ऐसे मान के चलो कि वो अकाउंट आपने ब्लो करने के लिए ओपन किया और उसमें सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट डालना है। प्रेफरेबली आपका जो मेन अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसका कुछ पोर्शन डालना है जो आप ब्लो करने को रेडी हो। यूज ऑल योर निगेटिव इमोशंस और स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड चैनलाइज इट एंड ट्रेड इन दैट सेकेंडरी अकाउंट, ठीक है। अब आते हैं शार्प फोमो जो होता है, शार्प राइज शार्प फॉल। आपको भी पता है कि आपको रिग्रेट होती है, राइट। आपको कैसे करना है, अगेन इसको स्टॉप करोगे, ये निगेटिव इमोशंस है, आपको इसको चैनलाइज करना है। चैनलाइज आप कैसे कर सकते हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे। सबसे पहले गो टू लोअर टाइम फ्रेम, जहाँ पे भी आपको शार्प राइज शार्प फॉल ऐसा दिख रहा है तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाएं। आप अगर हर ट्रेड का आपका रिस्क 10,000 का होता है तो आप 10% रिस्क के साथ घुसेंगे, यानी 10,000 के रिस्क अगर आपका नॉर्मल है तो आप 1,000 रुपये के रिस्क के साथ घुसो। सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पंच इन करो जहाँ पे पुल बैक होता है लोअर टाइम फ्रेम पे। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे पुल बैक नहीं दिख रहा है, जैसे आपने देखा कि शार्प फॉल आ रहा है 15 मिनट की चेक कैंडल पे, आप 5 मिनट पे आ जाओ, आपको 5 मिनट पे भी पुल बैक नहीं दिख रहा है, आप फिर से और नीचे आ जाओ, 1 मिनट 3 मिनट पे आ जाओ, उस पर भी नहीं दिख रहा, आप 1 मिनट पे आ जाओ। और अगर 1 मिनट के चार्ट पे भी आपको पुल बैक नहीं दिख रहा है, तब क्या करना है, तब आपको एंट्री बनानी है, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1 कैंडल या 2 कैंडल का मैक्सिमम रखना है। अगर शार्प फॉल में 1 कैंडल से ज़्यादा का स्टॉप लॉस आप लेने की कोशिश करोगे, आपको मेजर लॉस हो सकता है। सो आप एंटर करो, लेकिन आपका नॉर्मल रिस्क जो है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट है 10,000 का, आप उसका 10% लेके करो, जो भी है उसका 10% लो और 1 कैंडल का स्टॉप लॉस रखो। अगर आप कोई भी दूसरा मेथड लगाओगे शार्प फॉल शार्प राइज को कैच करने का, आप वहाँ पे लॉस लेके आओगे और आप नहीं एंटर करोगे, आप फोमो में जाओगे। आप एंटर करो विथ 10% ऑफ योर नॉर्मल रिस्क विथ 1 कैंडल स्टॉप लॉस। दैट इज द सिंपलेस्ट ट्रेडिंग टेक्निक एज ए बिगनर यू कैन अप्लाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं डू नॉट यूज स्ट्रैटेजी विदाउट बैक टेस्टिंग। ये सबको पता है, हर कोई आपको जो स्ट्रैटेजी देते हैं, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो भी आपको बताते हैं कि भाई मैंने बैक टेस्टिंग करी है, मुझे प्रॉफिटेबल लगता है 70% 80% 60%, बट आप भी कर लो बैक टेस्टिंग। और आप क्या करते हो, आप बैक टेस्टिंग नहीं करते हो या ज़्यादा उनकी वीडियोज़ में बैक टेस्टिंग देखते हो, या फिर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट में 1-2 बैक टेस्टिंग के एग्जाम्पल्स ढूंढे होते हैं और फिर आप स्टार्ट कर देते हो अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि you do not bother to back test and jump at every setup that seems to match with a strategy that you know that works, right? तो अभी आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको सबसे पहली बात है कि आपको ये चीज़ पता ही नहीं है कि स्ट्रैटेजी होती क्या है, राइट। और अभी हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, तब आपको ये चीज़, ये पॉइंट एक साइकोलॉजिकल एंगल से समझ में आएगा कि
बैक टेस्टिंग करनी ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होती है इसको समझते हैं, डिफिनीशन समझते हैं। स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट योर ऑब्जर्वेशन ऑफ ए पॉसिबल रिपीटेशन ऑफ ए पैटर्न in a given market condition for a given instrument that has the potential to get you profit if applied consistently with fine tuned set of rules। इस definition का एक एक वर्ड जो है मैंने सोच के लिखा है और एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या है? इट्स योर ऑब्जर्वेशन। अगर कोई दूसरा आपको कोई स्ट्रैटेजी बताता है और आप उस स्ट्रैटेजी पे अपनी ऑब्जर्वेशन अप्लाई नहीं करते और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो, वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो फेल ही होगा। ठीक है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए कि जो भी सेट ऑफ रूल्स हैं क्या वो एक पॉसिबल रिपीटेशन पैटर्न बन रहा है एक गिवन मार्केट कंडीशन में। गिवन मार्केट कंडीशन मतलब आज का जो मार्केट कंडीशन है, कोई स्ट्रैटेजी ऐसी हो सकती है जो आज काम कर रही है, एक साल पहले नहीं करती थी और आने वाले एक साल बाद नहीं करती है, नहीं करे, राइट। अगर आपको कोई भी ट्रेडर ये बात बताता है कि उसके पास एक गोल्डन स्ट्रैटेजी है जो हर मार्केट कंडीशन में हर इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करता है, उस ट्रेडर को ब्लॉक कर दो। अगर आप उस ट्रेडर को ब्लॉक नहीं करोगे, हो सकता है वो बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकता है उसके बहुत फाइन फॉलोइंग हो, लेकिन ये जो पॉइंट वो आपको बता रहा है कि ये स्ट्रैटेजी हर मार्केट कंडीशन में काम करती है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल देता हूँ। कुछ स्ट्रैटेजी लोगों ने ऑप्शंस बाइंग की बनाई थी जो प्रीवियस मार्केट कंडीशंस में बहुत अच्छी काम करती थी, अब नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ड्रॉप हो चुका है, क्योंकि आपकी जो लेवरेज थे वो ख़त्म हो चुके हैं सेबी के रूल्स के हिसाब से। तो जो 20x 10x के लेवरेज मिल रहे थे ऑप्शंस बाइंग पे, वो ख़त्म हो गया, आपका वॉल्यूम ड्रॉप हो गया। तो मार्केट कंडीशंस चेंज हुई और आपकी जो भी ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रैटेजी थी, अब वो या तो प्रॉफिटेबल नहीं है या उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट। उसी तरीके से कल के दिन जो भी गवर्नेंस बॉडी है वो कुछ रूल्स लेके आ जाएं या इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ नया अंडरलाइंग उनके जो एल्गोज हैं वो चेंज हो जाएं, तो आपकी स्ट्रैटेजी काम करनी बंद कर सकती है, राइट। और आपको इसी चीज़ को समझना है कि आपका जो स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी, आप क्रिप्टो में चले जाओ, आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ और आप देखो कि वो लेट से बिटकॉइन में या इथेरियम में बहुत अच्छा काम करता है, 70-80% काम करता है, बट आप उसको मीम कॉइन में देखो या कोई रैंडम ऐसे छोटे मोटे कॉइन में देखो, वो काम नहीं करता, वो फेल होता है। क्यों? कोई भी स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट अलग है, उसका मार्केट कंडीशन अलग है। तो अगर कोई स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसको कोई ये बता रहा है कि हर मार्केट कंडीशन में हर इंस्ट्रूमेंट पे काम करेगी, वो बंदा आपको मिसलीड कर रहा है। स्टॉप फॉलोइंग दैट पर्सन। ठीक है, अब आते हैं ये मार्केट कंडीशन में। और तो इसलिए मार्केट कंडीशन यानी आज की जो मार्केट कंडीशन है, अभी आपको ट्रेड करना है तो आपको 10 साल पहले जाके बैक टेस्ट नहीं करना है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप बैक टेस्ट करोगे पिछले के पिछले 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल का डेटा, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से टाइम फ्रेम पे हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 5 साल पहले, 8 साल पहले तभी जा सकते हो। लेकिन अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह की बात करूँ, आपको 2 साल से पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है टू बैक टेस्ट योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि 2 साल पहले वो जो स्ट्रैटेजी थी उसकी एक्यूरेसी लेट से 2020 में कोविड के टाइम पे बहुत वॉल्यूम था, बहुत लोग थे, बहुत मार्केट पार्टिसिपेशन था, उस वक्त में हो सकता है कि वो स्ट्रैटेजी 90% काम करती होगी। आज नहीं कर रही है बिकॉज वॉल्यूम नहीं है, राइट। तो अगर वॉल्यूम नहीं है और आज में स्लीपेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेट से स्प्रेड बहुत ज़्यादा है और आज वो स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, तो मुझे आज से मतलब है ना, मुझे तो आज प्रॉफिटेबल होना है। तो आज प्रॉफिटेबल होने का मतलब क्या है? आज प्रॉफिटेबल तब कोई स्ट्रैटेजी तभी होगी जब उसका जो जितना रिसेंट डेटा है वो आपके उस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग को सपोर्ट करता होगा। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों को ये चीज़ पता होगी, राइट, कि आपने 100 रुपये पे ट्रेड लिमिट ऑर्डर डाला था लेकिन आपका मैच नहीं होता ऑर्डर और आप फिर भी
मार्केट वहाँ से निकल जाता है और फिर वापस आ जाता है और आप लॉस में चले जाते हो और आप नहीं प्रॉफिट बुक कर पाते। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एंगल हैं जो आपको समझने पड़ते हैं। सिर्फ चार्ट पेपर पे यहाँ एंट्री यहाँ एग्जिट, इतना लॉस इतना प्रॉफिट, ऐसे मार्केट काम नहीं करता। अब आते हैं आपका खुद का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, एक रिपीटेशन ऑफ पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक गिवन मार्केट कंडीशन में देखना पड़ेगा और एक गिवन इंस्ट्रूमेंट में देखना पड़ेगा। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर मैं इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करूं तो क्या फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी जिसके बेसिस पे मैं ये एक प्रॉफिटेबल आउटकम पे आ सकता हूं। ठीक है, तो अगर आपके लास्ट बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी दिखाते हैं, 3-4 एग्जांपल दिखा देंगे। आपका ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट में 70-80% एवरेज बोगस स्ट्रैटेजी भी काम करती है, तो वो आपको दिखा देंगे। अभी ट्रेंडिंग मार्केट में 3-4 आपने लगाया, आपको कंसिस्टेंटली देखना पड़ेगा कि ट्रेंडिंग मार्केट में, चॉपी मार्केट में, निगेटिव मार्केट में, साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है, क्या ये कंसिस्टेंटली मुझे अगर अप्लाई करूं तो प्रॉफिट में रखेगी या नहीं रखेगी। ये चीज़ आप अगर वैलिडेट नहीं कर रहे हो, आप बस किसी के दिखाने पे ट्रेंडिंग मार्केट में 4 बार उसने अप्लाई करा और वो प्रॉफिट दिखा रहा है और आप कूद जाते हो उसको लगाने, एंड दैट इज़ वाई यू डोंट मेक प्रॉफिट। ठीक है, अभी जब आप बैक टेस्टिंग करते हो ना, तो इससे क्या होता है, आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी जिसने क्लेम की है कि 50% है, 80% है, 90% है, आप उसको वैलिडेट करते हो। ठीक है, और वो आपको हेल्प करता है फाइन ट्यून करने में कि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो सही थी या नहीं थी। आप जब उसको ऑब्जर्व करेंगे और आप जब वो उसमें वैसी चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे वो स्ट्रैटेजी फेल हुई थी, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि इस तरह के सेटअप में शायद इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बोरोइंग स्ट्रैटेजी फ्रॉम अदर्स विदाउट बैक टेस्टिंग फेल्स प्रिसाइसली फॉर दिस रीज़न। और वो इसी रीज़न से फेल होता है क्योंकि किसी ने आपको ट्रेंडिंग मार्केट में दिखा दिया, या फिर लेट से आपने उस स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली अप्लाई करके नहीं देखा, तो आपको पता नहीं कि किस मार्केट कंडीशन में कितनी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, कितनी लूजिंग प्रोबेबिलिटी है, और आप उस स्ट्रैटेजी को सही से अप्लाई भी नहीं कर पाओगे अगर आपने बैक टेस्टिंग नहीं करी है। तो आप बैक टेस्टिंग करोगे तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे, आप देख पाओगे कि कैसे वो बन रहा है। ठीक है, नाउ मैं एक हार्ड फैक्ट बताता हूँ, यू कैन नॉट बिकम ए ट्रेडर अनलेस यू डेवलप your observational skills, identify and link patterns and connect dots। आपको लोग बता देंगे कि ये चार्ट पैटर्न होता है, ये साइकोलॉजी होती है, ये स्ट्रैटेजी होती है, चलो अब आप अप्लाई करना शुरू करो, आप ट्रेडर बन गए। आप नहीं बने ट्रेडर जब तक आप ये ऑब्जर्वेशनल स्किल नहीं डेवलप कर पाओगे, जब तक आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप ट्रेडर नहीं बन सकते। ये सबसे कम इस पे बात होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, यू कैनॉट बिकम ए ट्रेडर ऑन ए बोरोड स्ट्रैटेजी एज द स्ट्रैटेजी नीड्स कंटिन्यूअस फाइन ट्यूनिंग बेस्ड ऑन चेंजिंग मार्केट कंडीशंस एंड वट इफ द बोरोड स्ट्रैटेजी स्टॉप्स वर्किंग। तो अगर लेट से बहुत सारे लोग थे जो ऑप्शंस बाइंग में जा रहे थे, उनको स्ट्रैटेजी पता थी और हीरो ज़ीरो कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें लगा रहे थे, आज वो सारी स्ट्रैटेजी उतनी इफेक्टिव नहीं रही है, या कल के दिन लेट से गवर्नमेंट आती है, सेबी आती है, बोलती है मैं सारे ऑप्शंस डेरिवेटिव्स बंद कर रहा हूँ, बंद कर देती है, क्या करोगे आप? राइट, आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे थे, कोई स्ट्रैटेजी चल रही थी, क्रिप्टो बैन हो जाता है, क्या कर लोगे आप? राइट उसी तरह से आपके जो भी स्टॉक्स हैं, उसमें स्टॉक्स में रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, तो उन चेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग पुराने पैटर्न्स चल रहे हैं या नहीं, क्या फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, क्या नए पैटर्न्स इमर्ज हो रहे हैं। अगर आप ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फिर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं कर पाओगे, फाइन ट्यून नहीं कर पाओगे, दूसरे की बोरोड स्ट्रैटेजी से आप ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, नेक्स्ट, टेक ए ब्रेक आफ्टर बैक टू बैक लॉसेस। आपको बताया गया होगा ये बात कि अगर बैक टू बैक लॉसेस होते हैं तो स्टॉप कर देना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आप एक हफ्ते से लेट से कंटिन्यूअस बैक टू बैक आपके प्रॉफिट्स होते चले जा रहे थे और आपको पता है कि आप आज भी वो कर सकते हो यार,
पता नहीं क्यों आज काम नहीं किया, अच्छा ठीक है, एक बार काम नहीं किया दूसरी बार करेगा, दूसरी बार काम नहीं किया तीसरी बार काम करेगा। आपको जो चीज़ नहीं समझ आती और या नहीं बताई जाती है वो एक चीज़ है, वो ये है कि बैक टू बैक लॉसेस का मतलब है कि मार्केट आपको बता रहा है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। आपको सुनना है, रुकना है, समझना है, एनालाइज करना है और एक नए फ्रेश पर्सपेक्टिव से आना है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ। जितने भी स्ट्रैटेजी हैं, एवरेज, बोगस, ये वो सारे ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे काम करते हैं और साइडवेज और चॉपी मार्केट में आपके बैक टू बैक लॉसेस दिला के जाते हैं। ठीक है, ये एक थंब रूल है, सबको पता है। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको ये नहीं बताता कि मार्केट साइडवेज है। हाइंडसाइट में हर लोग बोल देंगे चार्ट बनने के बाद कि देखो यहाँ पे साइडवेज हो गया था, लेकिन जब लाइव मार्केट में चार्ट बन रहा होता है ना, आपने ईएमए लगा लिया, आपने साइडवे इंडिकेटर लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, आप देखोगे बहुत बार ऐसा होता है कि ईएमए या साइडवे इंडिकेटर या कुछ है, फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो लेट से 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए वो साइडवेज होता है और फिर शार्प मूव आ जाता है। तो ओवरऑल पिक्चर में इट्स ए वेरी ट्रेंडिंग मार्केट, राइट। लेकिन आपको जब पता नहीं कि जब वो साइडवेज हुआ तो वो 5 मिनट तक रहेगा या 25 मिनट तक रहेगा या 5 घंटे तक रहेगा। तो बनने के बाद तो कोई भी बता सकता है कि ये साइडवेज मार्केट था, लेकिन जब वो बन रहा होता है, देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड हु कैन टेल यू कि इट्स ए साइडवेज मार्केट। आपको मार्केट बताता है कैसे आपके बैक टू बैक लॉसेस होते हैं। ओके, अगर 3 से 4 कंटिन्यूअस बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं, मार्केट ये बता रहा है कि इट्स नॉट योर डे, या तो साइडवेज हूँ या मैं चॉपी हूँ या फिर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है। लिव टू फाइट फॉर अनदर डे। सारे बैटल आप आज ही के आज जीत के घर नहीं जा सकते। अगर आप थक चुके हो तो आप रेस्ट लो, दूसरे दिन आओ, दूसरे दिन फिर अपना बैटल जारी रखो। सो देयर इज दिस सेइंग, राइट, लिव टू फाइट फॉर अनदर डे। आप इसको अप्लाई करो। अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की हैं कि जो रूल्स हैं क्या रियलिटी हैं और क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स आप लगा सकते हो उन रूल्स को अलाइन करने के लिए, उन रूल्स को अपनी इमोशंस को चैनलाइज करते हुए उन रूल्स को फॉलो करने के लिए, राइट। तो आप अपने को कंट्रोल नहीं करें, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, पर्सपेक्टिव चेंज करके अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट में ना लोगों ने आपको ये बताया होगा, हर किसी को पता है कि रिस्क इतना रखना चाहिए, वैसा रखना चाहिए, तो इतना प्रॉफिट होता है, इतना लॉस होता है, रिस्क मैनेजमेंट से आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है और लॉसेस कम होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। हम लोग आज बात करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी आपके ट्रेड के आउटकम को किस तरह से अच्छा या ख़राब कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आपके पास 10,000 रुपये हैं, ब्रोकरेज मैंने आपको पहले बताया था, हमेशा ब्रोकरेज को काउंट करके रखना है। अगर आप ब्रोकरेज काउंट नहीं करोगे, इन द लॉन्ग रन जिस तरह से आपका प्रॉफिट और लॉस कंपाउंड होता है, उसी तरह से ब्रोकरेज भी कंपाउंड होता है। ठीक है, रिस्क एक सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कभी भी 50% रिस्क के साथ काम नहीं करना है। आपको हमेशा अपनी पूरी कैपिटल का 5%, 10% रिस्क लेना है और हर ट्रेड में लेट से 10% से ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एक एग्जांपल बताया हुआ है मैं यहाँ पे, कि अगर मैं लेट से मेरे पास 1 लाख रुपए है कैपिटल और मैं 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, और हर 10,000 रुपये के ट्रेड में मैं 50% का रिस्क लेता हूँ, मतलब, और मैं रिस्क रिवार्ड रखता हूँ 1:1 का। सो इसका मतलब है कि 10,000 के ट्रेड में अगर प्रॉफिट हुआ तो 5,000 का यानी 50% प्रॉफिट होगा, मेरा कैपिटल 15,000 होगा। अगर लॉस हुआ तो 50% का लॉस होगा, यानी 1:1 रिस्क और रिवार्ड रेशियो के हिसाब से 5,000 का लॉस होने के बाद मेरा कैपिटल 5,000 हो जाएगा। ओके, नाउ आप एक तरह से आपके इस तरह की ट्रेडिंग का आउटकम हो सकता है जहाँ पे आप, और मैं यहाँ पे आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आप एकदम बिल्कुल नईव नहीं हो, राइट। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, द डिफ़ॉल्ट आउटकम ऑफ ट्रेडिंग इज़ फेलियर, राइट, लॉसेस। और आपको ये बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी है उस लॉसेस को विनिंग प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं आप एकदम नईव ट्रेडर हो, आपके बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं,
जाते साथ ही लॉसेस हो रहे हैं तो आप वहाँ पे स्टॉप करो। पहले आपको सीखने की ज़रूरत है, आप सीख के आओ। धीरे धीरे कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, 1000 रुपये डालो। और कोई भी आपको सही कहता है कि 1000 रुपये से पैसे नहीं बनते हैं, लेकिन आपको 1000 रुपये से पैसे बनाने भी नहीं है। आपको है 1000 रुपये यूज़ करने हैं प्रैक्टिस करने के लिए और सीखने के लिए और गंवाने के लिए। तो जब आप पैसे गंवाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हो तो आप ट्रेड कम क्वांटिटी से करो ना। आप 100 रुपये का जो शेयर्स हैं उसके 5 शेयर लो, ठीक है। 2 शेयर लो, 1 शेयर लो, ठीक है। आपका 20 रुपये उसमें चार्जेस कटते हैं, कटने दो। आपको सीखना है, आपको ब्लो करना ही है अपना कैपिटल, तो आप कम कैपिटल के साथ जाओ। अभी हम बात करते हैं आउटकम। एक पॉसिबल आउटकम है अगर आप एवरेज ट्रेडर हो, ठीक ठाक हो। ऐसा हो सकता है कि आपके बैक टू बैक कंटिन्यूस 4 प्रॉफिट हुए क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट था। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यूस बैक टू बैक 4 लॉसेज हुए। ये एक पॉसिबल आउटकम है। हम दूसरा आउटकम का भी एक एग्जांपल देखेंगे। तो इसमें लेट्स से बैक टू बैक आपकी विनिंग होती है 50% रिस्क पे एंड 1:1 RR पे। तो अभी मैंने कैपिटल डाला है 10,000, रिस्क मेरा 50% का है। तो मेरा जो रिवाइज्ड कैपिटल है विनिंग होने पे 15,000 बनता है। मेरा ब्रोकरेज जाता है 100 रुपीज़, मैंने ब्रोकरेज माइनस कर दिया तो ये मेरा 14,990 है। ये मेरा अभी अकाउंट का वैल्यू है आफ्टर फर्स्ट ट्रेड। समझ आ गई बात? सेकेंड चीज़, अभी फिर से मैंने 14,000, मैंने क्या करा, पूरा का पूरा जो कैपिटल था यानी अकाउंट वैल्यू था नेक्स्ट ट्रेड में डाल दिया। तो नेक्स्ट ट्रेड में डाल दिया और मेरा 50% का रिस्क है और 1:1 RR है। तो मेरा रिस्क कितना हो रहा है 7450। यानी मैं रिस्क मैनेज नहीं कर रहा हूँ, मैं रिस्क कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जो भी पैसा आ रहा है वो मैं डाल रहा हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि जैसे ही उनके पास पैसा आता है उनको किसी ने बताया कि कंपाउंडिंग होती है। तो कंपाउंडिंग तभी होगी जब आप जो भी पैसा फुल अमाउंट से आप ट्रेड पंच करोगे। ऐसा नहीं है, वही हम इसमें देखने वाले हैं। आपने अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़ डाला, प्रॉफिट आपका हुआ 15,000 रुपीज़ में जो रिवाइज्ड कैपिटल है 50% विन के साथ। तो 15,000 अप्रॉक्स में आप समझो 7,000 आपका प्रॉफिट हुआ। तो 7 5 12 22,000 रुपीज़। 22,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली आपकी अकाउंट वैल्यू होती है। ब्रोकरेज माइनस करके मैंने यहाँ पे निकाला। यहाँ पे आपका रिस्क था 7450, ठीक है। फिर आपने पूरा 22,000 रुपीज़ के साथ ट्रेड पंच इन किया। 50% रिस्क था, 1:1 का RR था। 22,000 का 50% कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 11,000। तो ये आपका कितना हो जाएगा 33,000 अगर आपने प्रॉफिट कर लिया तो। फिर आप उसी 33,000 के साथ फिर से ट्रेड करोगे तो ये आपका कैपिटल कितना हो गया क्लोज टू 50%, 50,000। तो अगर आप 10,000 रुपये लेके आते हो, समझने के लिए सिंप्लिसिटी पर्सपेक्टिव के लिए हमने रिस्क को हमेशा 50% लिया है और RR को हमने 1:1 लिया हुआ है, राइट। जो ये आपको नहीं करना है इस पे ट्रेड पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। अब आपने कंटिन्यूस 4 ट्रेड किए, आपका कैपिटल हो गया 50,000। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ देखा होगा और ये चीज़ फील किया होगा कि उनका कैपिटल वो 10,000 लेके आते हैं, वो 60,000 70,000 हो जाता है और फिर वो निगेटिव में आ जाते हैं 2,000 में, और वो समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वही हम आज देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों होता है। आपका 4 ट्रेड में 10,000 कितने में कन्वर्ट हुआ 50,000, बट आपका रिस्क हर बार कितना है, आप पूरा का पूरा कैपिटल डाल रहे हो जो भी आपकी अकाउंट की वैल्यू है और आपका रिस्क बढ़ता जा रहा है। अब लेट से आपका लॉस हुआ 50,000 में 50% का आपका रिस्क था और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50% का अगर प्रॉफिट अगर मेरे डायरेक्शन में चलेगा तो 50,000 में आपका 50% अगर प्रॉफिट होता तो 25,000 बनता, और अगर 50,000 लॉस हो गया तो कितना बचा आपका नया अकाउंट वैल्यू क्लोज टू 25,000 रुपीज़, ठीक है। अगर ये 25,000 रुपीज़ बचता है क्लोज टू आपके लॉस होने पे, तो आपका जो रिस्क रहा था इसमें कितना था 25,000, और इसलिए आपका जो अकाउंट वैल्यू है कितना हो गया, हाफ हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 25,000। अब आप इस 25,000 को नेक्स्ट में फिर से ट्रेड पंच करते हो तो 25 का हाफ कितना हो गया, अप्रॉक्स 12,000। फिर आप पंच करते हो, फिर लॉस होता है तो 12 का हाफ कितना हो गया 6,000। फिर उस 6,000 का हाफ कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 3,000। तो सारे ब्रोकरेज ये वो सब कुछ मिला जुला के आपका जो फाइनल अकाउंट वैल्यू है वो कितना है 29,000। अभी आप ये देखो कि आपका 10,000 का जो कैपिटल था सिर्फ 4 ट्रेड में वो 50,000 पहुंच चुका था, ठीक है।
लेकिन फिर सिर्फ 4 लूजिंग ट्रेड में आपके पास कितना बचा? 3000। आपका 7000 एक्चुअल कैपिटल उड़ चुका है। तो अगर आप 4 प्रॉफिट 4 लॉस यानी 50% अगर आपका विन रेशियो है, जो कि यहाँ पे मैंने विन परसेंटेज निकाला है, अगर आपका विन परसेंटेज 50% है और आप 4 प्रॉफिट 4 लॉस 4 प्रॉफिट 4 लॉस की साइकिल में जा रहे हो, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करते हो। क्यों? आप देख रहे हो यहाँ पे सामने 10,000 से 50,000 बनता है और आपका ये 10,000 से 3,000 नहीं आया है 4 ट्रेड में। 50,000 से आप 4 ट्रेड में 3,000 पे पहुंच चुके हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे एक दूसरा प्रोबेबल आउटकम का। एक दूसरा प्रोबेबल आउटकम हो सकता है, ये तो बहुत स्ट्रेट है, 4 प्रॉफिट 4 लॉस, और ये कैसी मार्केट कंडीशंस में हो सकता है? यहाँ पे ट्रेंडिंग था, यहाँ पे साइडवेज या चॉपी हो गया, ठीक है। एक मैं बताता हूँ, आप थोड़ा सा एवरेज से अच्छे टाइप के ट्रेडर हो, आपको पता है कि थोड़ा सा रैंडम नेचर में आपका आउटकम है कि जैसे फॉर एग्जांपल 4 बार प्रॉफिट हुआ 2 लॉस हुआ, 4 प्रॉफिट हुआ 2 लॉस हुआ, फिर 4 प्रॉफिट हुआ फिर 3 लॉस हुआ, इस तरह का एक रैंडम एग्जांपल लिया मैंने। अगेन आपने 10,000 से स्टार्ट किया, 50% रिस्क है, 1:1 का आरआर है। 10,000 से आपका विन हुआ 15,000, 15,000 से फिर विन हुआ 22,000, सेम है जो यहाँ पे चल रहा था, अप टू 50,000, राइट। तो आप 50,000 तक पहुँच गए, फिर आपका 2 लॉस हुआ, फिर आप 50 का हाफ कितना हुआ? 25, 25 का हाफ कितना हुआ? 12,000, अप्रॉक्स 12,000 में पहुँच गए। हर बार आपका रिस्क क्या है? टोटल अकाउंट वैल्यू का 50% है, क्योंकि आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे। तो आप यहाँ पहुँचे 12,000 में, फिर आपके बैक टू बैक 4 प्रॉफिट हुए, तो ये 12,000 से फिर आप 12,000 से 18 से अप्रॉक्सीमेटली 27, फिर 41, फिर 60,000 पहुँचते हो। 60,000 के बाद फिर आपके बैक टू बैक 2 लॉसेज होते हैं, फिर आप 30, फिर हाफ यानी 15 पे पहुँचते हो, फिर आपके 4 बैक टू बैक प्रॉफिट होते हैं। तो 15,000 से फिर आपका कैपिटल कहाँ पहुँचता है? 1 2 3 4, 4 बैक टू बैक प्रॉफिट होता है 76,000। आप 76,000 पे पहुंच गए हो 10,000 से, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे फिक्स नहीं है, रिस्क क्लियर नहीं है। तो रिस्क क्लियर नहीं होने की वजह से क्या होता है, फिर आपकी अगर बैक टू बैक 3 लॉसेज होते हैं, तो 70,000 75,000 का अप्रॉक्स 50% आपने लूज़ किया 38,000, उसका लूज़ किया 18,000, उसका लूज़ किया 9,000। अब आप देखो, आपने इतने ट्रेड किए, कितने? 19 ट्रेड्स किए 10,000 से विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, और आपका जो फाइनल आउटकम पहुंचा कितना पहुंचा? जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गया, थोड़ा कैपिटल फिर भी जा चुका है। आप ये समझो कि 20-19 ट्रेड करने के बाद, राइट, आपका जो अकाउंट वैल्यू है वो 9,000 10,000 जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं पहुंच जा रहे हो। तो अगर ये रिस्क मैनेजमेंट आप नहीं करोगे तो क्या आप कभी भी प्रॉफिटेबल हो पाओगे? यहाँ पे आप विनिंग परसेंटेज देखो 63% है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका विनिंग परसेंटेज 60% 65% से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। आप प्रोफेशनल नहीं हो, आप एवरेज ट्रेडर हो। एज एन एवरेज ट्रेडर मैंने आपको मान लिया कि आपको बहुत आता है, तो भी एक रैंडम एग्जाम्पल में इससे ज़्यादा आप यहाँ पे विनिंग काउंट करो, 4 4 8 4 3 12, राइट, 12 विनिंग है। लॉसेस काउंट करो, 2 2 4 3 7, 7 लॉसेस हैं। उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो? आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे। और आप जस्ट एज्यूम करो कि ये जो 20th ट्रेड है, कहीं गलती से इसमें भी लॉस हो गया, तो आपका कैपिटल फिर क्या पहुंच गया? 5,000। आपने स्टार्ट किया था 10,000 से, 20 ट्रेड करने के बाद आप फिर से 5,000 पे पहुंच चुके हो। क्यों? ओनली सिंगल रीज़न इज रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट अगर हम अप्लाई करें इसी 10,000 रुपीज़ से, तो इसी सेम रैंडम आउटपुट में, रैंडम लाइक आउटकम में हमारा क्या रहेगा आउटकम, राइट। तो आते हैं सेम रिजल्ट पे, राइट। आप 10,000 लेके आओ, आपको क्या करना है? आपका रिस्क जो है फिक्स रखा है, आपने फिक्स क्या रखा है कि आप 10,000 से आए थे, एक्सक्यूज मी सॉरी, आप 10,000 रुपीज़ से आए थे, आपको रिस्क आपने फिक्स किया कि हर ट्रेड का मैं 5,000 ही लूँगा, उससे ज़्यादा मैं रिस्क लूँगा ही नहीं।
तो अगर आप 5000 का रिस्क ले रहे हो हर ट्रेड में, 50% का आपका रिस्क का परसेंटेज है और 1:1 का आरआर है, तो आप मैक्सिमम कैपिटल हर ट्रेड में कितना यूज़ कर सकते हो? 10,000, ताकि 50% अगर आपका लॉस हो तो मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ का रिस्क हो, राइट। अब आप देखो सेम जो ट्रेड था वही ट्रेड हमने यहाँ पे पंच किया, राइट। ब्रोकरेज और सारी चीज़ें हमने रिड्यूस करी हैं, तो 10,000 का 50% प्रॉफिट हुआ, आपको मिला 15,000 अप्रॉक्स। फिर जो 15,000 मिला था, आपका अकाउंट वैल्यू है 15,000 का। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, इस 15,000 को आपने पूरा पंच इन नहीं किया, आपने पंच इन किया कितना? 10,000। तो आपके पास बचा कितना? 5,000 अभी भी आपके अकाउंट में बचा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। अब आप इस 10,000 से ट्रेड करते हो, आपको प्रॉफिट होता है, तो ये 10,000 15,000 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, विथ 50% प्रॉफिट। और आपका 5,000 पहले से अकाउंट में पड़ा था, तो 5,000 प्लस 15,000 अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज, राइट। तो आपका अकाउंट वैल्यू क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है 20,000 रुपीज। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अकाउंट वैल्यू 22,000 हो चुका था। तो आपको, अगर आप यहाँ पे पहले 4 ट्रेड इस तरह से कंपेयर करोगे, तो आप कहाँ पहुँच चुके हो? 4 ट्रेड में 50,000, और आप यहाँ 4 ट्रेड में कहाँ पहुँच रहे हो? 30,000। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि मैं जब रिस्क अपना फिक्स करता हूँ तो मेरा अकाउंट ग्रो नहीं करेगा, जल्दी तेजी से ग्रो नहीं करेगा, राइट। और यही कंपैरिजन में फिर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बिगाड़ देते हो। लेकिन इसी चीज़ को आप पूरे रैंडमनेस के साथ एक एग्जांपल से समझो कि कैसे लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल लेके जाएगी। आपका अगली बार अप्रॉक्स 20,000 था, आपने फिर से 5,000 का रिस्क पे 10,000 रुपये से ट्रेड किया, आपका अकाउंट, आपका रिवाइज्ड कैपिटल हुआ 15,000, और पहले से आपके पास 20 था, तो 20 प्लस 15 अप्रोक्सीमेटली इट इज 30,000 रुपीज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो 20 प्लस 15 नहीं है, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे 24,000 या 25,000 है, तो 25,000 में आपने 10,000 डाला, तो 15,000 यहाँ पे बचते हैं, और 10,000 15 हो चुका है, तो 15 प्लस 15 ये आप देखो 30,000 रुपीज़। तो आपके 4 ट्रेड के बाद आप 30,000 पे ही हो, और यहाँ पे आप यहाँ कहाँ पहुँच चुके हो? 50,000 पे पहुँच चुके हो। लेकिन ये खेल चेंज कब होता है? जब आपके लॉसेज होते हैं। आपके लॉसेज हो रहे हैं 5,000 रुपीज़ से, अब आपके पास 30,000 था, आपने 10,000 का ट्रेड डाला, आपका लॉस हो गया, तो आपका जो ट्रेड था उसका आउटकम क्या मिला आपको? रिवाइज्ड 5,000 रुपीज़। बट पहले आपके पास कितने बचे हुए थे इसमें? 15,000। 15,000 प्लस 5,000 कितने हुए? नहीं सॉरी, 20,000 था, तो 20,000 प्लस ये 5,000 कितने हुए? अप्रोक्सीमेटली 25,000, राइट। तो आप देखो कि अभी आपका जो डिक्लाइन होने का जो रेशियो है वो बहुत कम है। आप कहाँ पहुँचे? एक लॉस होने के बाद आप 24,000 पे पहुँचे, ये एक लॉस होने के बाद कहाँ पहुँचा? 50,000 से सीधे 24,000 पे पहुँच चुका है, ठीक है। अब आप सेकंड ट्रेड देखो, सेकंड ट्रेड में भी आपको अगर लॉस होता है, लेकिन आपने फिक्स रखा था अपना रिस्क, राइट। सो अगर आपने 5,000 का रिस्क फिक्स रखा, 10,000 पे 5,000 का लॉस हुआ, 24,000 में से आप 10,000 निकाल दो, तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 में से तो आपका 15,000 बचता है, बाकी 10,000 से आपने ट्रेड किया, वो 5,000 में बदल गया, और 15,000 जो बचा था उसको आप जोड़ दो, तो अप्रोक्सीमेटली 20,000। अब आपका जो लॉस है वो कितना है? 20,000 है। यहाँ पे अगर आप लॉस देखोगे तो आप कहाँ पहुँच चुके हो? 12,000 में। तो आप रिस्क मैनेजमेंट इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आप सिर्फ विनिंग ट्रेड्स को देख के अपना रिस्क डिफाइन करते हो और मैक्सिमाइज करना चाहते हो आप अपना प्रॉफिट। आप ये नहीं देखते कि अगर आप अपना फिक्स्ड रिस्क के साथ काम करोगे तो आपके लॉसेस भी कम होंगे, और लॉसेस कम होके आपका अकाउंट ओवरऑल ग्रो करेगा। यहाँ 12,000 वर्सेस यहाँ पे आप देखो 20,000 अप्रॉक्सीमेटली, राइट। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने 12,000 आपका बचा, और आपका फिर कैपिटल ग्रो होते होते कितना पहुँचा? 60,000 पे। यहाँ पे आपका 19,000 था, वो कहाँ पहुँचा? 39,000 पे, यानी ये अभी 40,000 से भी कम है। आप कहाँ पहुँच चुके हो? आप पहुँच चुके हो 60,000 पे। लेकिन फिर जो अगले 2 लॉसेज होंगे, उन 2 लॉसेज में आपका अकाउंट कट डाउन होकर कितना पे पहुँचा? 28,000 पे, और ये कहाँ पे पहुँचा? 15,000 पे। तो अब आप मुझे बताओ कि ये स्ट्रैटेजी सही है जहाँ पे जितना अकाउंट का वैल्यू है उससे आप ट्रेड पंच कर रहे हो फुल रिस्क लेके, या ये स्ट्रैटेजी बेहतर है जहाँ पे आपका रिस्क अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करता है विनिंग प्रोबेबिलिटी में,
लेकिन जब आप लूज करते हो तो वहाँ पे भी आपका अकाउंट ब्लो नहीं होता, वहाँ पे भी आपका अकाउंट बहुत धीरे धीरे डिमिनिश होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे रो नंबर 12 और यहाँ पे रो नंबर 12, आपका यहाँ अकाउंट 28,000 है और यहाँ पे आपका अकाउंट वैल्यू 15,000 है, राइट। चलें फिर आते हैं, अगर हम ये प्रॉफिट करते करते यहाँ 76,000 पे पहुंचे थे, वही सेम स्ट्रैटेजी 5,000 फिक्स रिस्क है, हम कहाँ पहुंचे 50,000 पे, ये कहाँ पहुंचा 76,000 पे। तो आपको ये लगेगा कि अगर ये सारे लॉसेस मेरे नहीं हुए होते तो मैं बहुत जल्दी कैपिटल ग्रो करता, ट्रू, लेकिन आप जो चीज़ नहीं मान रहे हो वो ये नहीं मान रहे हो कि आपका जो डिफ़ॉल्ट आउटकम है किसी भी ट्रेडिंग पंच करने पे, वो डिफ़ॉल्ट आउटकम लॉस का है। आप लॉस मिनिमाइज कर सकते हो, ज़ीरो नहीं कर सकते, तो आपके नंबर ऑफ लॉसेस होंगे मोर देन 40%, 30% हमेशा होंगे। अब आप आओ इसको अकाउंट करते हैं, आप 40,000 था, यहाँ पे बैक टू बैक 3 लॉसेज हुए हैं और वो 40,000 का कैपिटल का कितना पहुंचा 33,000। यहाँ पे आप 76,000 पे थे, आपके बैक टू बैक 3 लॉसेज हुए हैं, आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया था, फुल कैपिटल यूज़ कर रहे थे, आप कहाँ पहुँचे 10,000, जितना से आपने स्टार्ट किया था उससे आप कम पे पहुँचे हो। यहाँ पे आप कितने पे पहुँचे, ये देखो आप 33,000 पे पहुँचे, इसको मैं कलर इसका चेंज करता हूँ, ये देखो 33,000 पे आप पहुँचे, राइट। तो आपका मैक्सिमम 10,000 से आपने सिर्फ हर ट्रेड का रिस्क को फिक्स किया 5,000, तो अब आप पहुंचते हो कितने पे 33,000 पे, राइट। लेट्स से अगर आप इसका जो नेक्स्ट ट्रेड है वहां पे भी आप लॉस करते तो आपका क्या होता, लॉस करते तो आप 15,000 पे पहुंच जाते, नहीं सॉरी, यहाँ पे अगर आप लॉस करोगे 10,000 रुपीज़ पे तो आप कितने पे पहुंचोगे, आप पहुंचोगे 5,000 पे, राइट। तो आपका एक कैपिटल क्या हो चुका है 50% हो चुका है। यहाँ पे अगर आप फिर से लॉस करोगे, लेट से आपके पास 33,000 है, आपने 10,000 से ट्रेड मारा, वो लॉस हो गया 5,000 हो गया, तो 5,000 ये प्लस आपने अप्रॉक्सीमेटली 33,000 को 30,000 पकड़ लो, तो उसमें 20,000 रुपये आपके अलग से थे, तो 20,000 प्लस लॉस होकर अब आपका 10,000 5,000 में बदल चुका है। यू स्टिल हैव 25,000 रुपीज़, आपने स्टार्ट किया था 10,000 से, आपके यहाँ पे रो नंबर 20 में अगर फिर भी लॉस भी हुआ होता तो भी आप 25,000 रुपीज़ में होते, जबकि यहाँ पे आप कितने में होते 5,000 रुपीज़ में, राइट। और यहाँ पे अगर आपका एक प्रॉफिट होता है तो आपका अकाउंट अब क्या हुआ 33,000 से 38,000। अगर यहाँ पे आपका ये प्रॉफिट भी होता है तो ये 10,000 से कितना होता है 20,000। तो अगर आप इस चीज़ को समझो, राइट, कि अकाउंट में आपके जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं उसकी जो आउटकम्स हैं, राइट, वो आउटकम हमेशा एक रैंडमनेस में होगी। तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं फिक्स्ड रिस्क लेके हर ट्रेड में जाऊंगा तो मैं ओवरऑल हमेशा प्रॉफिट में रहूंगा, मेरा अकाउंट ग्रो करेगा। यहाँ पे आपका विनिंग परसेंट 65% मैंने माना है, राइट। माना नहीं है, वो 63% है, बट ये वाली को ऐड करने के बाद वो 65% आ रहा है। बट यहाँ पे इन दोनों में जो ट्रेड है ना, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ सारी कंडीशन सेम है, रिस्क रिवार्ड सेम है, रिस्क परसेंटेज सेम है, आपने सारे 5 स्टार ट्रेड लिए हैं, सब कुछ बढ़िया है आपके हिसाब से, राइट। सिर्फ एक चीज़ आपने चेंज करी, वो चेंज क्या करी, रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे आपने रिस्क फिक्स किया हर ट्रेड में, तो आपका ओवरऑल अकाउंट प्रॉफिटेबल है। और यहाँ पे आपने रिस्क ट्रेड नहीं किया, आप देखो ये सांप सीढ़ी वाला खेल बन जाता है। आप नो मैटर आप कितना भी ज़्यादा हाई पे चले जाओ, आप इसी चीज़ को रिपीट कर लो। अभी आपका यहाँ पे 9,000 बचा है ना, आप इसी 9,000 को यहाँ सेकेंड टाइम डाल दो, 9,000 इनिशियल कैपिटल, आप देखना कि ये 9,000 7,000 में हो जाएगा, ये 7,000 फिर से आपका 5,000 में हो जाएगा, और फिर ये 5,000 आपका 2,000 में हो जाएगा और आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। और अगर आप इस वाले में डालोगे तब तो भाई पूछो ही मत, ये तो मतलब आप देख ही सकते हो कि अगर इस तरह का रहा, 4 बार आपके प्रॉफिट हुए, 4 बार लॉस हो गए, तब तो आप अकाउंट ऐसे ही 2 बार ये साइकिल में आप जाओगे अकाउंट ब्लो हो जाएगा। इट डजेंट मैटर कि आप कितने पैसे लेके गए हो। 1 करोड़ को आप समझो ना, आप 1 करोड़ लेके जाओ, आपकी कंटिन्यूस बैक टू बैक लॉसेस हैं, तो 1 करोड़ का 50 लाख, 50 लाख का कितना हुआ 25 लाख, 25 लाख का कितना हुआ 12 लाख, 12 लाख का 6 लाख, 6 लाख का 3 लाख। आप देख रहे हो 6-7 ट्रेड में आप 1 करोड़ से 3 लाख में पहुंच चुके हो, राइट। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को समझो। तो आप एज ए
बिगनर और इंटरमीडिएट ट्रेडर, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज, एक स्ट्रैटेजी पे काम करनी है, और वो स्ट्रैटेजी अगर आपने लगा दी, आपके 70-80% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। और वो स्ट्रैटेजी क्या है जो मैंने बताया, 2 अकाउंट रखो। जितने होप ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो ट्रेडिंग, वो सारी चीज़ें आप सेकेंडरी अकाउंट या सब अकाउंट में करो। प्राइमरी अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार्स के ट्रेड जाने चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़, प्राइमरी ट्रेड अकाउंट में आप अपना रिस्क हर ट्रेड का फिक्स रखो, ऑलवेज ऑलवेज कीप इट फिक्स्ड। अब जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और वो इस रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक और फाइन ट्यूनिंग दिखाता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं, राइट। अब ये जितने भी ट्रेड्स थे, राइट, उन सारे ट्रेड्स को मैंने क्या करा है, मैंने सारे ट्रेड्स को 5 स्टार एंड 4 स्टार में क्लासीफाई किया और एक रैंडमली कहा कि चलो मेरा ये वाला जो लॉस वाला ट्रेड था, मुझे लग रहा था कि ये 4 स्टार ट्रेड है, ये वाला मेरा प्रॉफिट वाला ट्रेड है बट मुझे लग रहा था कि ये 4 स्टार ट्रेड है, और ये वाला मेरा एक लॉस वाला ट्रेड है, मुझे लग रहा था कि 4 स्टार वाला ट्रेड है। तो जहाँ कहीं पे भी मुझे लग रहा था कि 4 स्टार वाला ट्रेड था, मैंने अपना रिस्क कम किया, यानी 3000 किया, और जहाँ पे भी मेरे 5 स्टार थे मैंने अपने रिस्क को फिक्स रखा 5000। तो सेम चीज़ आप देखो, सेम कैपिटल 10,000 रुपीज़, सेम आरआर, सेम ब्रोकरेज, सेम रिस्क परसेंटेज, एवरीथिंग इज़ द सेम। यहाँ पे सिर्फ मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया। सो आई एम डूइंग स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट। जहाँ कहीं पे भी मेरे स्टार ट्रेड की प्रोबेबिलिटी 5% है, यानी मेरा जो ट्रेड का सेटअप है वो 100% मैच करता है, मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम मेरे को सपोर्ट करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और मेरा 5 स्टार ट्रेड है, तो मैं वहाँ पे 5000 का रिस्क ले रहा हूँ। और जहाँ पे मुझे थोड़ा भी डाउट आ रहा है, राइट, मेरे 5 रूल्स हैं उसमें से 4 रूल बन रहे हैं, या लॉन्गर टाइम फ्रेम पे नहीं बन रहा, या लेट से मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूँ, बीटीसी अलग डायरेक्शन में जा रहा है और मैं ईटीएच में ट्रेड लेने वाला हूँ, तो इस तरह के जहाँ की भी पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पे मैंने अपना रिस्क कम करके 3000 किया, फिक्स रिस्क किया। अब आप देखो, सेम 10,000 से स्टार्ट करता हूँ मैं, सेम जर्नी मेरी चल रही है, राइट। यहाँ पे आपका रो नंबर 5 में आप देखो 2450, राइट, रो नंबर 5 में आप देखो तो 2450, लेकिन जहाँ पे मैंने रिस्क घटाया रैंडमली, कभी लॉस में, कभी हो सकता है कि विनिंग वाले चांसेस में मैंने रिस्क घटाया, राइट। सो ओवरऑल क्या होगा, जैसे ही आप ये स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट करना सीख जाओगे, आपका ओवरऑल प्रॉफिट और बढ़ेगा। यहाँ आप देखो, आप 38,000 पे थे और यहाँ आप 40,000 पे हो। अगेन आप इस चीज़ को सिर्फ ये मत देखना कि ये 2,000 रुपये का ही डिफरेंस है। अगर आप इसी 40,000 को, जब आपके पास 40,000 बन जाएगा और आप अपना रिस्क बढ़ा लोगे, लेट से अब आपके पास 40,000 आ चुका है, राइट, अब आप अपने इस फिक्स्ड रिस्क को, जो हर ट्रेड में आप 5,000 लेते थे, अब आप उसको रिवाइज करके 6,000 कर लो। अब आप हर ट्रेड में 6,000 का रिस्क लेने वाले हो, तो लेट से आपने एक रूल बना रखा है कि मैंने 10,000 से स्टार्ट किया, जिस दिन मेरे पास 40,000 हो जाएगा मैं अपना रिस्क 6,000 कर दूंगा, राइट। आप अभी भी यहाँ पे 5,000 के रिस्क पे काम करोगे क्योंकि आपका वो हुआ नहीं है। यहाँ पे आप नेक्स्ट में ही अपना रिस्क रिवाइज करके 6,000 कर लोगे, और 6,000 रिस्क के साथ लेट से यहाँ का कैपिटल भी बढ़ेगा, क्योंकि 6,000 रिस्क हो जाएगा तो ये 12,000 या अप्रॉक्सीमेटली कुछ होगा। तो उस अमाउंट के साथ जब आप यहाँ पे एंटर करोगे, राइट, 6,000 में 12,000 होगा, राइट, तो जब आप उसके साथ एंटर करोगे, ये कंपाउंडिंग होते हुए सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल में इस अमाउंट से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। तो आप समझो कि अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करते हो और आप ट्रेंडिंग और साइडवेज, ट्रेंडिंग साइडवेज की साइकिल में फंसते हो, आप हर साइकिल के बाद, ट्रेंडिंग प्लस साइडवेज की साइकिल के बाद, अपना लॉस करके कैपिटल अकाउंट ब्लो कर लोगे। और अगर आप साइडवेज थोड़ा सा स्मार्ट ट्रेडर हो, एवरेज ट्रेडर हो, आप साइडवेज और ट्रेंडिंग के रिस्क में नहीं पड़ रहे हो, बहुत सारे जो साइडवेज और लॉस वाले प्रोबेबिलिटी हैं वो आप रिड्यूस कर ले रहे हो, तो भी ओवरऑल साइकिल में है, आप कभी भी, आप 500 ट्रेड कर लो यहाँ पे इसी वाले रूल के हिसाब से, आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। आप कितना भी प्रॉफिट में चले जाओ, इस 10,000 को आप 10 लाख में क्यों नहीं कन्वर्ट कर लो, आप वापस यहाँ पहुँच जाओगे, राइट। और यहाँ पहुँचने से बचने के लिए ज़रूरी क्या है, आपको हर ट्रेड पे रिस्क को फिक्स करना है। अगर आप ये करते हो, आपका अकाउंट पॉजिटिव रहेगा, ग्रो करेगा,
धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन जब लॉसेज होंगे वो भी धीरे धीरे होंगे, और जब कंपाउंडिंग होगी वो तेज़ी से होगी। ठीक है। सेकेंड चीज़, जब आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाओगे तो आप स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट करो। स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट में हर ट्रेड को रेटिंग दो। अगर जहाँ कहीं पे भी वो 5 स्टार ट्रेड है, आप पूरा 5000 का रिस्क लो एज एन एग्जांपल। और जहाँ कहीं पे भी आपको लगता है कि रिस्क जो ट्रेडिंग सेटअप है उसमें कुछ डाउट है, वहाँ पे आप 4 स्टार रेटिंग दो और रिस्क अपना कम रखो, 3000, 2500 वटेवर। जब भी आपका कैपिटल लेट से 300, यहाँ पे 10,000 था राइट, सो 3x 4x हो जाए, तब आप अपना रिस्क को यहाँ पे इंक्रीज करो 6000। बट अगेन फिक्स रिस्क, स्मार्ट रिस्क रखो। और अगर ये स्मार्ट रिस्क के झंझट में नहीं पड़ना है राइट, फिक्स रिस्क रखो। जिस दिन ये कैपिटल 40,000 हो जाए, रिस्क अपना 6000 कर लो, फिर हर ट्रेड में 6000 का रिस्क रखो। ठीक है। फिर लेट से ये आपका 60,000 हो जाए, फिर आप अपना रिस्क 7,000 कर लो या 8,000 कर लो, और हर ट्रेड में 8,000 का ही रिस्क लेके आओ। सो आज हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने पहले तो सीखा कि रिस्क क्वाड्रेंट क्या होता है, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए ट्रेडिंग में अपने रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उनके क्या क्या रूल्स हैं, रियलिटी में हम उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, और इस रियलिटी को हाइड करने या कंट्रोल करने के बजाय हमने प्रैक्टिकल स्टेप्स देखे हैं कि हम उनको कैसे चैनलाइज कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, हमने रिस्क मैनेजमेंट को समझा है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है विथ एन एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल से क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी रिस्क मैनेजमेंट पे काम नहीं करोगे, आपका कैपिटल ब्लो आउट होगा या फिर आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट फिक्स करने के बाद, आप अपना पर ट्रेड रिस्क फिक्स करने के बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आज के लिए हमारा जो भी कॉन्वर्सेशन था वो बस इतना ही था। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।